नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव वृक्षपति। आप देख रहे हैं हिमाचल की बात और इस समय पर आप लोगों के बीच में हिमाचल भर की जितनी भी बड़ी सुर्खियां हैं वो लेकर आए हैं, मॉर्निंग अपडेट में लेकर आए हैं। और महत्वपूर्ण ये मॉर्निंग अपडेट रहेगी और आप सभी लोगों को इसके दौरान ये बताएंगे कि आने वाले समय में क्या क्या यहाँ पर अंदेशा है कि होने वाला है। साथ ही में ये भी बताने का प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में कोरोना से लेकर बच्चों के स्कूल तक और विधानसभा से लेकर लोकसभा तक क्या हलचल हमारे बीच में जानी जा रही है। शुरुआत करेंगे हम सबसे महत्वपूर्ण खबर से और वो रहती है स्वास्थ्य से संबंधी। तो हम जो स्वास्थ्य से संबंधी खबर आपको बताने जा रहे हैं उसमें एक एजेंसी के द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि इसी महीने यानी अगस्त में कोरोना की तीसरी लहर आएगी। आपको ये पूरी रिपोर्ट यहां पर पढ़ के सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यहां पर यह भी जरूर कहा गया है कि तीसरी लहर पहले दो के मुकाबले कम भयावह रहेगी, ऐसी उम्मीद है। सबसे पहले तीसरी लहर के बारे में क्या लिखा गया है, तो यह कहा गया है कि तीसरी लहर भारत में कभी भी दस्तक दे सकती है। यह आशंका पहले से जताई जा रही है और विशेषज्ञों ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि तीसरी लहर जो है वो इसी महीने दस्तक दे सकती है और अगस्त के महीने में जो तीसरी लहर आएगी उसमें रोजाना 1 लाख कोरोना के मामले सामने आ सकते हैं। और जानकारों और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अगस्त के महीनों में शुरू होने वाली तीसरी लहर अक्टूबर में अपने चरम तक पहुंच सकती है। यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने ये तीसरी लहर रह सकती है और इसमें ये चरम पे पहुंची जा सकती है। ये जो खबर है ये हम लाइव टाइम्स टीवी के माध्यम से आप लोगों को जो बता रहे हैं वो कर्टसी है। यहाँ पे दिव्य हिमाचल के देश विदेश 3 नंबर पेज पर लेफ्ट हैंड साइड पर लगी हुई तीसरी खबर है। तो आपको बता दें कि इसी महीने ये आशंका जताई जा रही है कि कोविड की तीसरी लहर आएगी और कोविड की तीसरी लहर आने की जो ये जब आएगी तो यहाँ पर 1 लाख प्रतिदिन केस पूरे देश भर से आएंगे और ये भी माना जा रहा है कि इसी दौरान ये जो तीसरी लहर है ये अक्टूबर तक चल सकती है, अपने चरम पर पहुंचेगी। और इसमें इस बार हालांकि तैयारी ज्यादा बेहतर है, पिछली बार से ऑक्सीजन हमारे पास है, दवा है और इसके साथ अन्य जरूरी सामान जरूर है। और उसी के साथ साथ विशेषज्ञों ने कहा है कि यहाँ पर जो पिछली बारी की लहर थी, दूसरी लहर थी, उसमें देश में हर रोज 4 लाख नए मामले देखने को मिलते थे, लेकिन इस बार ये डरावनी तस्वीर नहीं देखने को मिलेगी और 1 लाख मैक्सिमम 1 लाख मामले एक दिन में आने का यहाँ पर अनुमान है। तो तीसरी लहर आ सकती है, इसलिए आप सभी लोगों को आगाह किया जाता है कि तीसरी लहर आने से पहले आप सभी लोग यहाँ पर जो मास्क हैं उनका उपयोग करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर्स अपने पास रखें। हालांकि पिछली पहली लहर में तो सैनिटाइजर की बात होती थी, दूसरी लहर में वो कहीं खो गई और ऑक्सीजन की ओर हमारी बात चली गई, ऑक्सीमीटर्स और जो यहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स है उनकी ओर हमारी बात चली गई। तीसरी लहर आने वाली है, तीसरी लहर में क्या होगा ये नहीं जानते, लेकिन जो आशंका यहाँ पर विशेषज्ञों और मीडिया रिपोर्ट्स और हेल्थ सर्विसेज के द्वारा जताई जा रही है वो अगस्त में तीसरी लहर शुरू होगी, अक्टूबर में चरम पे पहुंचेगी। इसी दौरान जो भयावह हमारे बीच में एक दृश्य पहले था वो अब दोबारा नहीं आएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो चिंता ना करें, लेकिन अपना ध्यान अवश्य रखें। इसके लिए आपको इस न्यूज के लिए हमने आगाह किया। इसके साथ पूर्व में 6 बार के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह की याद से विधानसभा का मॉनसून सत्र पिछले कल शुरू हुआ। ये खबर भी हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपको जानने को मिलेगा कि किस तरह की शख्सियत थे राजा वीरभद्र सिंह। क्योंकि एक शायरी है बहुत पुरानी सी कि उसके कद का क्या अंदाजा लगाएगा जमाना, वो आसमान था लेकिन झुक के चलता था। आप यहाँ पर अलग अलग जो यहाँ पर हमारे नेता हैं उन्होंने यहाँ पर अलग अलग अपने यहाँ पर टेस्टिमनी दी है राजा वीरभद्र सिंह जी के बारे में। उन्होंने कहा है, जैसे हमारे बीच में शहरी विकास मंत्री जो है सुरेश भारद्वाज जी, उन्होंने कहा था कि वो राज परिवार के राजपुरोहित उनके पिता थे, इसी वजह से उनका जन्म भी होली लॉज में हुआ था। और उन्होंने कहा कि क्षेत्र के शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। और इसी के बाद जो यहाँ पर आशा कुमारी हैं जो रानी है चंबा की ओर से, उन्होंने कहा था कि उनके वो मौसा थे और उन्होंने बचपन में उन्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। और उन्हीं के साथ साथ उन्होंने अपने पुराने समय की उनकी जो बातें हैं वो भी शेयर की कि किस तरह से उनके पास आया करते थे, एम्बेसडर गाड़ी हुआ करती थी वीरभद्र के पास। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि वीरभद्र सिंह यहाँ पर हमेशा उन्हें कहते रहते थे कि पठाने यू आर अ गुड मैन, परंतु जिस पार्टी से हो वो ठीक नहीं है। इसके बाद जो रामलाल ठाकुर है जो कांग्रेस के नेता है, उन्होंने कहा था जरूरतमंद लोगों को अपनी जेब से मदद प्रदान किया करते थे, लोगों को जोड़ना उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। और वर्ष 1981 में 18 युवा विधायकों में जो नए चेहरे थे उनको राजनीति में वीरभद्र ही लाए थे। और बिंदल जी ने कहा है कि वीरभद्र को यहाँ पर शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता।
एबीसी सियासी मैंने जो सीखी है वीरभद्र जी, सियासी एबीसी मुझे वीरभद्र जी ने सिखाई, ऐसा मुकेश अग्निहोत्री ने कहा। और विक्रमादित्य जो उनके पुत्र हैं उनका यहां पर बयान जो है वो सबसे अलग है। एक्सीडेंटल राजनीतिज्ञ यानी एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन अपने पिता को उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि मेरे पिता राजनीति में नहीं आना चाहते थे और अचानक समीकरण बदले और वो राजनीति में आ गए, मगर उनका मन प्रोफेसर बनने का था। इस बात का जिक्र वीरभद्र सिंह कई बार स्वयं करते थे। और विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उन्होंने अपने जन्म से ही वीरभद्र सिंह को राजनेता और जन नेता के रूप में देखा और वीरभद्र सिंह ने हमेशा दलगत राजनीति और क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास कार्य किए। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सीएम जयराम ठाकुर से मिले सहयोग के लिए वो कभी नहीं भूलेंगे। तो पहले दिन यहां पर मुख्यमंत्री, पूर्व के मुख्यमंत्री जयराम, क्षमा चाहेंगे, पूर्व के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी को यहां पर याद किया गया। जो यहां पर स्वर्गीय वीरभद्र सिंह है उनको याद किया गया विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन। आज मॉनसून सत्र की यदि बात करें तो आज मॉनसून सत्र में हंगामा बरप सकता है और यह भी हो सकता है कि जासूसी मामले को लेकर जो विपक्ष है वो यहां पर वॉकआउट कर दे। तो फोन टैपिंग के मामले से कांग्रेस को मंगलवार को यहां पर वॉकआउट कर सकती है। और इसी दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार शाम को अपने भाजपा विधायक दल की बैठक भी बुलाई। आपको यह भी बता दें कि जो फोन टैपिंग मामला है उसके बारे में लोकसभा में भी काफी हंगामा हुआ, राज्यसभा में भी काफी हंगामा हुआ, संसद में काफी हंगामा हुआ और वही हंगामा अभी हमें यहां देखने को मिल सकता है। इसी के साथ जो फोन यहां पर बाहरी मुल्क से आ रहा है, जहां पर लगातार ये कहा जा रहा है कि जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री को तिरंगा नहीं फहराने देंगे, वो भी अपने आप में इस समय पर एक बड़ी खबर बना हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ ही आपको आगे की एक और बात बताएं तो जैसे ही आज यहां पर विधानसभा का सत्र की बैठक खत्म होगी, विधानसभा की बैठक खत्म होगी, उसके बाद मंत्रिमंडल यहां पर एक बैठक करेगा और वो जो मंत्रिमंडल की बैठक है उसमें कई निर्णय लिए जा सकते हैं, जैसे कई स्कूलों का दर्जा बढ़ाया जा सकता है और काफी और चीजें हो सकती है। लेकिन उससे पहले आपको जो विधानसभा का सत्र है वो पूरा किया जाएगा, फिर यहां पर मंत्रिमंडल की बैठक होगी। आपको ये भी बता दें कि ये मंत्रिमंडल की बैठक प्रदेश विधानसभा के परिसर में ही की जाएगी। आगे की ओर आपको लेकर चलते हैं। आगे की ओर आपको लेकर चले तो आपको बताना चाहेंगे कि देश में एक नई वाउचर करेंसी की भी शुरुआत हुई है। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा पहले बता दें, यहां पर शिमला में कल विधानसभा का घेराव करने स्वर्ण आयोग की मांग कर रहे काफी ज्यादा यहां पर गुट पहुंचे और जो संगठन थे, देवभूमि क्षत्रिय संगठन वगैरह वगैरह, स्वर्ण आयोग की जो मांग कर रहे थे वो यहां से विधानसभा का घेराव करने तो पहुंचे, लेकिन वहां जा रहे लोगों को पहले ही चौड़ा मैदान पर रोक दिया गया और वहां पर उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया। यहां पर आपको ये बता दें कि स्वर्ण आयोग की मांग यहां पर उन्होंने कहा है कि चंद लोगों की नहीं है, प्रदर्शन जो कर रहे थे उन्होंने कहा है और उन्होंने देखा कि आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा मुद्दा है, कितने ज्यादा लोग आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री 3 महीनों में आयोग के गठन पर फैसला करने की बात कही थी, लेकिन आज तक फैसला नहीं हो सका। इसके बाद इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा में बैठे पक्ष और विपक्ष के लोगों ने स्वर्ण का सिर्फ शोषण किया है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और उन्होंने ये इल्जाम सरकार पर लगाया कि वो केवल सौतेला व्यवहार उनसे करती आई है। उसी के साथ गरीब महिला सदस्य, यहां पर मंच की महिला सदस्यों का कहना था कि गरीबी जाति को देखकर नहीं आती। तो उन्होंने ये भी कहा कि जो अभी अगर लोगों को आपत्ति है तो सभी को स्वर्ण बना दिया जाए और उसके बाद अपने आप ही गरीबी के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था को लागू कर दिया जाए। तो एक स्वर्ण आयोग, हमने यहां पर वॉक द टॉक भी रुमित सिंह राजपूत जी के साथ किया था, तो आप समझ सकते हैं एक बड़ा मुद्दा भी बन चुका है और देखना होगा कि क्या आने वाले समय पर यहां पर होगा। बहरहाल हॉकी में अभी कुछ देर पहले ही जो हमारे पुरुषों की टीम है वो सेमीफाइनल में बेल्जियम से 5-2 से हारी है, लेकिन उनका प्रदर्शन बहुत उम्दा रहा और महिलाएं भी यहाँ पे सेमीफाइनल में पहुंची हैं। उस पर बात करने से पहले, उनके प्रदर्शन की जितने सराहना की जाए उतनी कम है, लेकिन उस पर बात करने से पहले आपको बता दें कि हॉकी के नेशनल खिलाड़ी रहे हमारे पुराने 2 भाई मछलियां तल रहे हैं और तीसरा एक ढाबा चला रहा है, जो एक उदासीन रवैया यहाँ पर क्रिकेट को छोड़कर बाकी सभी स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों के साथ यहाँ पर रहता है, उसके बारे में कौन नहीं जानता। आपको बता दें ये खास खबर अमर उजाला के पृष्ठ 1 पर यहाँ पर छपी हुई है और ये जो पृष्ठ 1 पर ये खबर छपी हुई है उसके बारे में आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर 3 लोगों के बारे में, विश्वजीत मेहरा, संजीव मेहरा और केवल मेहरा, इन लोगों के बारे में एक खबर छपी हुई है। उसी के साथ जो सांसद और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, उनके भी जो यहाँ पर क्षेत्र है उनके, वहां से भी 8 बार हॉकी में नेशनल खेल चुके सुभाष
की भी एक खबर छपी है, जो जूते सिलकर रोजी रोटी चला रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी दयनीय दशा इस समय पर यहाँ पर हॉकी के हमारे खिलाड़ियों की है। वो हमें गौरवान्वित कर रहे हैं, ओलंपिक में फाइनल में पहुंच रहे हैं, और हम लोग यहाँ पर जो पहले ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, देश का यहाँ पर झंडा बुलंद कर चुके हैं, उन सबको इस तरह की सिचुएशन में देखना अपने आप में दयनीय है। आपको बता दें, ये आप जरूर पढ़ें, अमर उजाला पेज नंबर 1 ये खबर छपी है। और आखिर में जाने से पहले एक नेशनल खबर आपको बता देते हैं। ई रुपी एक डिजिटल करेंसी की तरह इसे समझिए। वो डिजिटल करेंसी यहाँ पर सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। बेसिकली इसमें आपको एक वाउचर मिलेगा, और वो वाउचर जो है वो केवल आप उसी चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं जिस चीज के लिए वो वाउचर होगा। तो इससे क्या होता है कि मान लीजिए कि मुझे किसी चीज के लिए यहाँ पर वाउचर मिलना है, पहले तो आपको बता दें जो धनराशि है उसके बारे में लाभार्थी उसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले क्या हुआ करता था, मान लीजिए धनराशि आपके पास आई, आपको किसी तरह की स्कॉलरशिप लगी, लेकिन आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे बड़े हैं और किसी तरह से उसका व्यय कर देते हैं, तो आप वो धनराशि का इस्तेमाल वहां पर स्कॉलरशिप के तौर पर नहीं कर पाएंगे, या फिर किसी और अच्छे कार्य में खर्च नहीं कर पाएंगे। तो उसको देखते हुए यहाँ पर अब धनराशि जो व्यय की जाएगी उसका इस्तेमाल अब केवल आप उसी यहाँ पर जो ई रुपी के आधारित पर भुगतान सेवा जो बनेगी उसका आप इस्तेमाल उसी चीज पर कर सकते हैं जिस चीज के लिए वो सेवा आपको दी गई है। तो आपको बता दें क्या है, 90 करोड़ लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा, और महामारी में 17.5 लाख करोड़ रुपए डेबिटी के जरिए लाभार्थियों के खाते में जारी किए जाएंगे। इसमें उज्ज्वला उर्वरक सब्सिडी, पीएम किसान सहित 300 योजनाएं शामिल है, और गरीबों की तकनीक का लाभ देना शुरू किया गया है। और जुलाई में यूपीआई से 300 करोड़ भुगतान हुए, जिसमें 6 लाख करोड़ की राशि शामिल रही। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि क्या होता है, एक बार कैसे काम करता है। आपको ई रुपी वाउचर सीधे लाभार्थी को मोबाइल पे भेजा जाता है। तो एक वाउचर आएगा ई रुपी का, रुपी अंग्रेजी का वर्ड है जो रुपीज हम बोलते हैं, तो ई रुपी आपको एक वाउचर अपने फोन पे आएगा। उसे आप रिडीम कर सकते हैं वन टाइम भुगतान सेवा के लिए, मतलब एक बार आप भुगतान करने के लिए उसको रिडीम कर सकते हैं, और इसके लिए आपको डेबिट, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग ऐप या इंटरनेट बैंकिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसकी वजह आगे देखिए तो प्रीपेड होने की वजह से किसी भी मध्यस्थता की यहाँ पर जरूरत नहीं रहेगी, और सुनिश्चित किया जाता है कि लेन देन पूरा होने के बाद ही प्रदाता को भुगतान किया जाए, यानी जिसके साथ आप वहां पर बात करें उनको यहाँ पर भुगतान होगा। ये सुनिश्चित कर सकता है कि देश में एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है। इसका इस्तेमाल मातृ बाल कल्याण योजनाओं के तहत दवाएं और पोषण संबंधी सहायता, टीबी उन्मूलन कार्यक्रमों, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत दवाएं और निदान और वर्क सब्सिडी आदि सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए किया जा सकेगा। और निजी क्षेत्र भी अपने कर्मचारी कल्याण और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी CSR कार्यक्रमों के तहत इस डिजिटल वाउचर का लाभ उठा सकते हैं। तो ई रुपी, इसके बारे में जितना पढ़ें उतना कम है, और यूपीएससी की कोई तैयारी कर रहा है तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये सब्जेक्ट बन गया है। क्या फायदा होगा, बीच में जो यहाँ पर ऐसा रहता है, मान लीजिए कि आपको सरकार द्वारा अनुदान आया, मुझे अनुदान आया 500 रुपए का। अब ये 500 रुपए मेरे पास पहुंचने से पहले किसी ऐसे घर के परिवार के सदस्य के पास पहुंच गए, या मेरे पास ही पहुंचने के बाद मुझसे छीना छपटी करके घर के किसी ऐसे सदस्य ने उठा लिए जो उसके बाद उसकी शराब पिए या फिर कुछ और ऐसे काम करे, तो वो सब नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर डायरेक्ट जो खाता है या फिर कोई थर्ड पार्टी बीच में नहीं है, डायरेक्ट मुझे आएंगे, मैं उस वाउचर को लेकर जिनके पास मुझे जाना है वहां जाऊंगा, जिस सेवा के लिए उस वाउचर को दिया गया उसके लिए जाऊंगा, वो वहां पर यूज होगा, उसका भुगतान उनको डायरेक्ट हो जाएगा, आपको यहां पर समस्या की आवश्यकता नहीं। तो एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है, होगा नहीं होगा वो तो खैर सब ही बताएगा। अभी के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहते हैं। जाने से पहले एक बार फिर बता दें, विशेषज्ञों ने, स्वास्थ्य सेवाओं ने और यहाँ पर सभी को चेताया है कि तीसरी लहर इस महीने आ सकती है और अक्टूबर तक रहेगी। तो अपना ध्यान रखें, जितना हो सके जहां भी जाए अपने आप को सुरक्षित रखें, और जितना हो सके मास्क अपना जरूर पहनें। देखते रहे लाइफ टाइम्स टीवी। मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति, सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी इस कैमरा पर मेरा साथ दे रहे थे स्ट्रीम में, और हमारे साथ यहाँ पर विशाल सूद जी हमेशा की तरह बैकअप पे स्ट्रांगली खड़े थे। जय हिंद।